पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शफात अली का बेटा शारिक 12 साल का हो चुका था। वो सुर्खो सफेद रंग का गोल मटोल प्यारा सा बच्चा था। वजाहत के साथ खुदा ने उसे जहानत भी खूब दी थी। पढ़ने लिखने में उसे बड़ी दिलचस्पी थी। उम्र के लिहाज से उसे 6ठी क्लास में होना चाहिए था, लेकिन उसने 2 मरतबा डबल प्रमोशन ली थी और अब 8वीं क्लास में था। पढ़ाई के अलावा वो बाप के कारोबार में भी खासा मददगार साबित हो रहा था। वो स्कूल से छुट्टी करके घर आता तो सबसे पहले घर में बैठकर अपना होमवर्क करता, फिर दुकान पर चला जाता। दुकान से वापस आने के बाद शारिक कुछ देर आराम करता और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता। सकीना भी मैट्रिक पास थी। वो भी बेटे की पढ़ाई में दिलचस्पी लेती और फारिग वक्त में उसे पढ़ाती रहती। मरियम की बेटी रजिया 10 साल की हो चुकी थी। वो 5वीं क्लास में थी। शाम को वो भी शारिक के साथ बैठकर पढ़ती रहती। वो सर्दियों का मौसम था, बारिशें शुरू होने वाली थी। लोग अपने अपने मकानों की छतें वगैरह मुरम्मत करवा रहे थे ताकि बारिश में मकान को नुकसान न पहुंच सके। कदीम शहर के मकानात सदियों पुराने थे। कुछ लोगों ने तो पुराने मकानात तोड़वाकर उनकी जगह नए मकान बनवा लिए थे, लेकिन 80% मकान अब भी वैसे ही थे जिन्हें आसार कदीमा में शुमार किया जा सकता था। बाज मकान तो खंडरों का मंजर पेश कर रहे थे, लेकिन उनमें भी लोग रिहाइश पजीर थे। हर साल बारिशों के मौसम में कई मकान गिरते थे और कई जानें जाया होती थी। इस मर्तबा बारिश भी कयामत खेज हुई थी। मुसलसल 3 दिन से जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने जिंदगी का सारा निजाम दरहम बरहम करके रख दिया था। शहर की सड़कें कई फुट पानी में डूबी हुई थीं और नहरों और दरियाओं का मंजर पेश कर रही थीं। नशेबी इलाके तो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए थे। पानी घरों में घुस आया था। जिनके मकान 2 मंजिला थे वो लोग ऊपर वाली मंजिल पर मुंतकिल हो गए थे। इस तूफानी बारिश से जिंदगी का तमाम कारोबार मुअत्तल होकर रह गया था। शफात भी 3 दिन से घर में बंद था। मरियम भी इन दिनों अपनी बेटी के साथ उन्हीं के घर में थी। इन 3 दिनों के दौरान उसे घर से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला था। और फिर तीसरे दिन 4 बजे के करीब मरियम की गली में रहने वाले एक आदमी ने आकर उसे इत्तला दी कि मरियम के मकान के एक कमरे की छत गिर गई है। मरियम सर पीट कर रह गई। शफात बरसती बारिश में मरियम को साथ लेकर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। तंग सी गलियों से गुजरते हुए भी डर लग रहा था कि कोई मकान उनके ऊपर न आ रहे। वो बड़ी मुश्किल से मरियम के घर तक पहुंच सके। मरियम का मकान सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था और सामने मुख्तसर सा सहन। मकान बहुत कदीम था। उसकी दीवारों की ईंटें भुरभुरी हो चुकी थी। छत उस कमरे की गिरी थी जिसमें मरियम अपनी बेटी के साथ सोया करती थी। ये इन दोनों माँ बेटी की खुशकिस्मती थी कि वो पिछले 3 दिन से शफात के घर में थी, और अगर वो अपने घर में होती तो छत के मलबे के नीचे दबकर खत्म हो चुकी होती। बारिश अगरचे अब भी तेज थी, लेकिन मोहल्ले के चंद आदमी वहां जमा हो गए। उन्होंने मलबे में से बचा कुचा सामान निकालकर दूसरे कमरे में पहुंचा दिया, लेकिन बारिश की वजह से बहुत सा सामान जाया हो चुका था। बारिश का जोर तीसरे रोज आधी रात के बाद ही टूटा। 2 दिन बाद जब बारिश थम गई और बादल छटने के बाद आसमान पर सूरज चमकने लगा तो मरियम भी अपने घर आ गई। घर में भरा हुआ पानी निकालने और सामान संभालने में उसे 2 दिन लग गए। तकरीबन 2 महीने के बाद कमरे की नई छत डाली गई। इस दौरान मरियम दूसरे कमरे में रह रही थी। सकीना और शिफात ने बेहद इसरार किया था कि वो उनके घर में रहे, लेकिन उसने अपने ही घर में रहने को तरजीह दी। मकान के मसले पर शफात का मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा था। 1 साल और गुजर गया। सलमान की जालसाजियों और चालाकियों से मुकदमे की कार्रवाई तूल पकड़ती गई। वो सर्दियों की एक ठिठुरी हुई शाम थी। आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था। तेज हवा से सर्दी में कुछ और भी इजाफा हो गया था। मौसम के तेवर बता रहे थे कि बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती थी और उससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान था। बाजारों की रौनक सरे शाम ही उजड़ने लगी थी। भाटी चौक पर भी उस शाम रोजाना जैसी रौनक नहीं थी। पान की दुकानों के सामने और 1-2 रेस्तरानों में कुछ मनचले बैठे हुए थे। शिफात भी दुकान खोले बैठा था। वो आमतौर पर रात 12:30 बजे तक दुकान खोले रहता था, लेकिन उस रात 10 बजे के करीब हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई तो उसने दुकान बंद कर दी और घर आ गया। शारिक उस वक्त तक जाग रहा था। शिफात, सकीना और शारिक ने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। खाने के थोड़ी देर के बाद सकीना ने चाय बना ली। इस दौरान बारिश किसी हद तक तेज हो चुकी थी। सकीना ने कमरे का दरवाजा भेड़ दिया और वो चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें करने लगे। सकीना और शिफात देर तक बातें करते रहे। बारिश कुछ और तेज हो गई थी।
सहन में छत के परनाले से पानी गिरने की आवाज से यूं लग रहा था जैसे कोई आबशार गिर रहा हो। 12 बजे के लगभग वो भी सोने के लिए लेट गए। सकीना बातें करते करते सो गई और शिफात लेटा सोच रहा था कि 2 दिन बाद उसे मकान के मुकदमे में पेशी के लिए हाई कोर्ट जाना था। पिछली पेशी से अब तक उसने बड़ी भाग दौड़ करके ये पता चला लिया था कि सलमान ने इस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान क्या क्या हरामजदगियां की थी। मकान के सिलसिले में असल दस्तावेजात कहाँ गायब कर दी गईं। मुतल्लिका महकमे के जिस क्लर्क ने सलमान से रिश्वत लेकर असल दस्तावेजात गायब की थी, उसे शायद एहसास हो गया था कि वो हकदार के साथ नाइंसाफी कर रहा है। उसने शिफात से वादा किया था कि वो असल दस्तावेजात लेकर उस पेशी पर खुद अदालत में पेश होने आएगा, बल्कि ये बयान भी देगा कि मुकदमा ही झूठा है और सलमान ने इस सिलसिले में जितनी भी दस्तावेजात अदालत में पेश की हैं वो जाली और झूठी हैं। शिफात को यकीन था कि मुतल्लिका क्लर्क के बयान और असल दस्तावेजात सामने आ जाने से केस का रुख बदल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मजीद 1-2 पेशियों में मुकदमे का फैसला उसके हक में हो जाएगा। वो दुआ मांग रहा था कि वो क्लर्क अपने वादे से फिर न जाए। कमरे में हल्के नीले रंग का नाइट बल्ब रोशन था। उसने दीवार गिर क्लॉक की तरफ देखा। 2 बज रहे थे। आज न जाने उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। हालांकि वो दुकान से आने के बाद जल्द ही सो जाया करता था, लेकिन आज नींद उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। उसने अपने करीब ही पलंग पर सोई हुई सकीना की तरफ देखा। नीलगू रोशनी में वो पहले से भी ज्यादा हसीन लग रही थी। बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। शिफात उसके चेहरे से बाल हटाने लगा। रुखसारों पर उसकी उंगलियों का लम्स महसूस करके सकीना की आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गई। बोली, अरे आप अभी तक जाग रहे हैं? क्या वक्त हुआ है? शिफात ने जवाब दिया, 2 बज चुके हैं। पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। सकीना कुछ कहना ही चाहती थी कि बाहर से धब की आवाज सुनाई दी। तेज बारिश के बावजूद ये आवाज उन दोनों ने साफ तौर पर सुनी थी। सकीना ने सरगोशी की, शायद बाहर कोई है। उसके लहजे में हल्का सा खौफ था। शिफात ने जवाब दिया, इस मूसलाधार बारिश में कौन हो सकता है? मेरा ख्याल है पड़ोसी के किसी मकान की दीवार गिरी है। आवाज उसी की हो सकती है। उसी लम्हे धप धप की 2 और आवाजें सुनाई दी। सकीना ने फिर सरगोशी की। बोली, बाहर कोई है शिफात? इस मर्तबा उसके लहजे में खौफ पहले से ज्यादा नुमाया था। बोली, लगता है जैसे कई आदमी दीवार से कूदे हैं। शिफात बोला, तुम्हारा वहम है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। ये कहते हुए वो लिहाफ में से निकल आया। हालांकि धप धप की आवाजों से उसे भी यही शुबा हुआ था जैसे 2-3 आदमी दीवार से कूदे हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि पड़ोस के किसी मकान की दीवार तेज बारिश की वजह से गिर रही हो। वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर गहरी तारीकी थी और तेज बारिश हो रही थी। शिफात ने बाहर निकलकर कमरे का दरवाजा भेड़ दिया और बरामदे में खड़ा तेज बारिश और तारीकी में इधर उधर देखने लगा। दफतन उसे यूं महसूस हुआ जैसे बैरूनी दरवाजे के करीब कोई साया तेजी से बैठक की दीवार की आड़ में हुआ हो। शिफात बारिश की परवाह किए बगैर बरामदे से निकलकर बैठक की तरफ बढ़ने लगा। आंगन में पानी भरा हुआ था। चलने से शराब शराब की आवाजें पैदा हो रही थीं। बैठक के करीब पहुंचकर वो रुक गया। उसने आवाज में रोब पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा, कौन है उस तरफ? मगर कोई जवाब न मिला। वो आगे बढ़ना ही चाहता था कि अकब से शराब शराब की आवाजें सुनकर वो तेजी से पलटा, लेकिन उसे कुछ देर हो चुकी थी। उसके पीछे 2 कदम पर खड़ा हुआ एक नकाब पोश राइफल को नाल से पकड़कर लठ की तरह उस पर वार कर चुका था। शिफात अगर न मुड़ता तो ये वार उसके सर पर पड़ता, लेकिन अब राइफल का बट किसी हथौड़े की तरह उसके दाएं कंधे पर लगा। वो चीखता हुआ लड़खड़ा कर पीछे हटा। उसी लम्हे एक और साया दीवार की आड़ से निकलकर सामने आ गया। उसके हाथ में खंजर था। उसने खंजर का भरपूर वार किया। खंजर दस्ते तक शिफात के शाने में पैवस्त हो गया। उसके मुंह से निकलने वाली दूसरी चीख पहली से ज्यादा खौफनाक थी। उसी लम्हे बादल गरजे। उसकी चीख बारिश और बादलों की गरज में दब गई। लेकिन कमरे में पलंग पर नंगे पैर कमरे से बाहर आई और बैठक के करीब 2 स्याह पोशों को अपने शौहर पर हमला करते देख कर चीखी और उसी तरफ दौड़ी। अभी वो करीब पहुंची ही थी कि एक और स्याह पोश बैठक की दीवार की आड़ से निकल आया। उसके हाथ में भी खंजर था। उसने सकीना पर खंजर से हमला कर दिया। खंजर सकीना के पहलू में लगा। उसके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन जख्मी होने के बावजूद वो अपने शौहर को बचाने के लिए आगे दौड़ी। हमलावर दोबारा उस तरफ लपका। सकीना अपने शौहर को दूसरे हमलावर से बचाने की कोशिश में उससे लिपट गई। दूसरे हमलावर ने फिर उस पर खंजर से हमला कर दिया। इस मर्तबा खंजर उसके शाने पर लगा। तीसरा स्याहपोश जिसके पास राइफल थी, राइफल को लठ की तरह घुमा घुमा कर उन पर हमले कर रहा था। वो दोनों मियाँ बीवी चीखते रहे और हमलावर खंजरों से उन पर पै दर पै वार करते रहे। वो दोनों जख्मों से चूर हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते और मदद के लिए चीखते रहे। मगर उनकी चीखें बादलों की घनगरज, बिजली की कड़क और बारिश के शोर में दबती रहीं। शारिक चीखों की आवाज सुनकर उठ गया। उसने दूसरे पलंग की तरफ देखा। वो खाली था। बाहर से बारिश के शोर और बादलों की गरज के साथ उसे अपने माँ बाप की चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी।
वो कमरे से निकल कर बाहर दौड़ पड़ा। बाहर का मंजर बहुत ही खौफनाक था, लेकिन वो डरने के बजाय अपने माँ बाप की मदद के लिए चीखता हुआ उनकी तरफ दौड़ा। उसने जाते ही एक हमलावर की टांग पकड़ ली और उसकी पिंडली में दांत काट दिए। हमलावर चीखते हुए टांग झटकने लगा। शारिक उछल कर दूर जा गिरा। उसकी माँ चीखी, शारिक भाग जाओ। शारिक ने फिर लपक कर हमलावर की टांग में दांत गाड़ने चाहे, मगर हमलावर ने उसे इस कदर जोरदार ठोकर रसीद की कि शारिक चीखता हुआ उछलकर दूर पानी में जा गिरा। हमलावर खंजर संभाले उसकी तरफ लपका, मगर शिफात उसकी टांगों से लिपट गया। हमलावर मुंह के बल पानी में गिरा और फिर पलटकर शिफात पर खंजर के पै दर पै वार करने लगा। सकीना मुसलसल चीखते हुए शारिक को भाग जाने का कह रही थी। शारिक को समझने में देर न लगी कि वो इन सफाक इंसानों के मुकाबले में अपने माँ बाप की कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बरक्स वो दरिंदे उसे भी खत्म कर देंगे। वो उठकर छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। बारिश कुछ और तेज हो गई थी, जैसे आसमान के सारे बंद टूट गए हों। बिजली भी इस तरह कड़क और चमक रही थी जैसे आज के बाद उसे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। सकीना और शफात की चीखें बिजली की कड़क और बादलों की गरज में डूब रही थी। स्याह पोशों में से एक चीखा, अरे संपोलियो को पकड़ो, वो भाग रहा है। एक हमलावर सीढ़ियों की तरफ भागा। शारिक आखिरी सीढ़ी पर पहुंच कर रुक गया और स्याहपोश की तरफ देखने लगा, जो एक हाथ में खंजर पकड़े तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। सीढ़ी ज्यादा चौड़ी नहीं थी। उसके दोनों तरफ रेलिंग की तरह ईंटों की दीवारें थीं, जिन पर सीमेंट का प्लस्तर किया हुआ था। शारिक अक्सर कंक्रीट की इस रेलिंग पर उल्टा बैठकर स्लाइड की तरह फिसला करता था और सकीना उसे मना करती थी कि इस तरह के खेल न खेला करे, किसी दिन गिर जाएगा। शारिक ने दोनों तरफ की रेलिंग पर हाथ जमाए। उसकी नजरें हमलावर पर जमी हुई थीं, जो खंजर बदस्त तेजी से ऊपर आ रहा था। उनके दरमियान चंद सीढ़ियों का फासला रह गया था। शारिक दोनों हाथों पर जोर देकर उछला। उसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से स्याहपोश के मुंह और सीने पर लगे। उसकी ये कार्रवाई स्याहपोश हमलावर के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। उसके मुंह से चीख निकली। वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे जा रहा। शारिक संभल कर छत की तरफ दौड़ा। छत पर अगरचे 2 कमरे थे, लेकिन उसे यकीन था कि ये सफाक दरिंदे उसे उन कमरों से ढूंढ निकालेंगे। वो मुतवहश निगाहों से इधर उधर देखने लगा और फिर दौड़कर पिछली तरफ से ममटी पर चढ़कर सीने के बल लेट गया। सीढ़ियों पर लुढ़कने वाला हमलावर संभल कर दोबारा सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो छत पर आकर इधर उधर देखने लगा। उसने दोनों कमरे भी देख लिए। वो फिर चारों तरफ देखने लगा। ममटी की तरफ उसका ध्यान नहीं गया, अलबत्ता वो दूसरे मकानों की छतों की तरफ देखने लगा जो उस मकान की छत से मिली हुई थी। शारिक उसे कहीं भी नजर नहीं आया। वो दौड़ता हुआ दोबारा नीचे पहुंच गया। ऊपर से आने वाले स्याहपोश ने अपने साथियों को बताया, वो भाग गया है, ये दोनों खत्म हो चुके हैं, अब भागो यहाँ से। अगर उस लड़के ने लोगों को जमा कर लिया तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे हमलावर ने सकीना के सीने पर खंजर का आखिरी वार किया। खंजर दस्ते तक सकीना के सीने में पैवस्त हो गया। सकीना के मुंह से एक आखिरी घुटी घुटी सी चीख निकली। वो तड़पी और फिर बेहरकत हो गई। हमलावर ने खंजर उसके सीने ही में छोड़ दिया और उठकर अपने दोनों साथियों के साथ बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ा। राइफल वाले नकाबपोश ने दरवाजे का कुंडा उतार कर बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोला, बाहर झांका और फिर अपने साथियों को इशारा करता हुआ बाहर निकल गया। उसके दोनों साथी भी बाहर आ गए। आखिर में बाहर आने वाले ने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा भेड़ दिया। वो तीनों बरसती हुई बारिश में तारीक गली में निकल गए। शारिक ममटी पर सीने के बल लेटा बारिश में भीगता और सर्दी और खौफ की शिद्दत से कांपता रहा। उसने तीनों हमलावरों को मकान से निकलते हुए देख लिया था और जब उसे यकीन हो गया कि वो लोग दूर जा चुके होंगे तो वो ममटी से उतरकर दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरकर सहन में आ गया। पहले वो बाप के पास घुटनों के बल बैठ गया। शिफात खत्म हो चुका था। उसके जिस्म पर लातादाद जख्म थे, जिनसे बहने वाला खून सहन में जमा पानी में शामिल हो रहा था। वो चीखता हुआ माँ की तरफ दौड़ा। सकीना के सीने में खंजर पैवस्त था। उसने खंजर को दस्ते से पकड़कर पूरी कुव्वत से बाहर खींच लिया। खंजर बाहर आते ही जख्म से खून का फव्वारा बह निकला। सकीना भी खत्म हो चुकी थी। उसका जिस्म भी जख्मों से चूर था। शारिक चीखता हुआ माँ से लिपट गया। वो कभी माँ को कंधों से पकड़कर झंझोड़ता, कभी बाप को पुकारता, मगर वो दोनों उससे बहुत दूर जा चुके थे। शारिक उठकर मदद के लिए चीखने लगा। खंजर उसके हाथ में था। उसकी चीखों की आवाज बादलों की घनगरज और बिजली की कड़क में दबकर रह गई। वो लड़खड़ाता हुआ बरामदे में आ गया। उसने बरामदे के सुतून के सहारे टेक लगाकर खड़े होना चाहा, मगर उसकी टांगें बेजान हो रही थीं। वो कपकपाता हुआ नीचे बैठता चला गया। शारिक बरामदे के भीगे हुए फर्श पर आड़ा तिरछा पड़ा था। बारिश के छींटे उस पर पड़ रहे थे। माँ के सीने से निकाला हुआ खून आलूद खंजर उसके हाथ में था और उसके मुंह से सिसकियां निकल रही थीं। दिमाग माउफ हो गया था। उसकी आंखों के सामने तारीकी की चादर फैलने लगी
اس کے منہ سے آخری سسکی نکلی اور پھر اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح 6 بجے بارش بند ہو گئی۔ مریم لحاف میں دبکی دیر سے جاگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ لپٹی ہوئی رضیہ گہری نیند میں تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے پہلے مریم بھی گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ اس کی آنکھ کیوں کھلی تھی، لیکن دماغ میں سنسناہٹ تھی۔ ایک انجانا سا خوف تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ اس خوف کی وجہ بھی نہیں سمجھ سکی تھی۔ پہلے تو اس پر کبھی ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، بادلوں کی گھن گرج اور بجلی کی کڑک سنائی دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ تو بجلی اس زور سے کڑکی کہ وہ کانپ کر رہ گئی۔ اسے یوں لگا کہ جیسے بجلی اس کے آشیانے پر گری ہو۔ اس نے سہم کر سوئی ہوئی رضیہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اس وقت 4 بجے تھے۔ مریم نے دوبارہ سونے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ وہ جاگتے میں ڈراؤنے خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ سر جھٹک کر ان خوفناک اور انجانے خیالات کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی۔ پھر سورہ یاسین پڑھ پڑھ کر اپنے آپ پر پھونکنے لگی۔ باہر مسلسل بارش اور بادلوں کی گھن گرج کا شور سنائی دیتا رہا۔ 6 بجے کے قریب بارش بند ہو گئی۔ مریم کچھ دیر اور لحاف میں دبکی رہی، پھر بستر سے نکل آئی۔ شال اوڑھ کر اس نے دروازہ کھولا تو سرد ہوا کی لہر اس کے جسم سے ٹکرائی۔ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ باہر صحن میں پانی بھرا ہوا تھا۔ بارش بند ہو چکی تھی، لیکن گہرے بادلوں نے اب بھی آسمان پر قبضہ جما رکھا تھا۔ اس نے کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر دیا اور غسل خانے میں آ گئی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ باورچی خانے میں چلی آئی۔ باورچی خانے کی چھت ایک جگہ سے ٹپک رہی تھی۔ فرش پر پانی جمع تھا، لیکن چھت سے ٹپکنے والے پانی سے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس نے رات ہی کو فرش پر رکھی ہوئی ساری چیزیں اٹھا کر اوپر تھڑے پر رکھ دی تھی۔ اس نے چولہا جلا کر اپنے لیے چائے بنائی اور پیالی لے کر دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ باہر اگرچہ دن کی ملگجی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، لیکن کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے نائٹ بلب بجھا کر ٹیوب لائٹ جلا دی اور چارپائی کے قریب ہی پڑی ہوئی ایک پرانی سی کرسی پر بیٹھ کر گرم گرم چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ 6:45 بجے کے قریب اس نے رضیہ کو جگا دیا۔ تیرا اسکول تو آج نہیں کھلا ہوگا، پانی میں ڈوب گیا ہوگا کم بختی کا مارا۔ چل اٹھ، منہ ہاتھ دھو لے، میں تیرے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ ناشتہ کر کے بی بی جی کے ہاں سپارہ پڑھنے چلی جا۔ میں بھی سکینہ کے ہاں چلی جاؤں گی۔ تو سپارہ پڑھنے کے بعد بی بی جی کے ہاں رہنا، میں واپس آؤں گی تو تجھے لے لوں گی وہاں سے۔ رضیہ سردی میں کپ کپاتی ہوئی منہ ہاتھ دھونے غسل خانے میں چلی گئی اور مریم باورچی خانے میں آ کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ 7:15 بجے رضیہ سپارہ لے کر بی بی جی کے ہاں چلی گئی، جس کا گھر اسی گلی میں تھا۔ مریم نے مکان کو تالا لگایا اور چابیوں کا گچھا اوڑھنی کے پلو سے باندھتی ہوئی سکینہ کے مکان کی طرف چل پڑی۔ وہ عام طور پر 7 بجے ان کے ہاں پہنچ جایا کرتی۔ Don't skip the opportunity to study abroad. With the Duolingo English test, we can make this process. وہ عام طور پر 7 بجے ان کے ہاں پہنچ جایا کرتی تھی۔ اس وقت تک شفاعت پھلوں کی خرید کے لیے منڈی جا چکا ہوتا تھا۔ شارق 7:45 بجے اسکول جاتا تھا۔ اس کے لیے ناشتہ وغیرہ مریم ہی تیار کرتی تھی۔ آج اسے دیر ہو گئی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ آج نہ تو شفاعت منڈی گیا ہوگا اور نہ ہی شارق اسکول جائے گا۔ مریم 10 منٹ میں شفاعت کے مکان کے سامنے پہنچ گئی۔ 2-3 آدمی کھیس اور گرم چادروں کی بکلے مارے گلی میں سے گزر رہے تھے۔ مریم نے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ اس نے گھنٹی کی آواز سنی تھی۔ وہ بٹن سے ہاتھ ہٹا کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ 2-3 منٹ گزر گئے، دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے دوبارہ گھنٹی بجائی۔ اس مرتبہ بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ تیسری مرتبہ گھنٹی بجانے پر دروازہ نہیں کھلا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے زور سے ہاتھ مارا۔ ہاتھ پڑتے ہی دروازہ کھل گیا۔ مریم حیران سی رہ گئی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ رات کو غلطی سے وہ کنڈا لگانا بھول گئے ہوں گے، یا ممکن ہے صبح 7 بجے شفاعت نے کنڈا کھول دیا ہو اور اب لحاف میں دبکا ہوا ہو۔ وہ دروازہ پوری طرح کھول کر اندر داخل ہو گئی، لیکن 2-3 قدم آگے بڑھتے ہی وہ اس طرح رک گئی جیسے زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے ہوں۔ سامنے ہی صحن میں شفاعت اور سکینہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ چاروں طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ صحن میں جمع پانی بھی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ پھر تو جاگتے میں ڈراؤنا خواب نہیں دیکھ رہی۔ اس نے اپنی انگلی کو دانتوں میں دبا دیا۔ اس کے منہ سے سسکاری سی نکلی۔ وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ایک خوفناک حقیقت کا سامنا کر رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ چیختی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ چند ہی منٹ میں لوگوں کا جم غفیر جمع ہو گیا۔ لوگوں کی وجہ سے گلی کا راستہ بند ہو گیا۔ شفاعت کے پڑوسی اور کچھ اور لوگ آنگن میں گھس آئے تھے۔ ان میں وکیل سلمان بھی شامل تھا۔ لوگ شفاعت اور سکینہ کی لاشوں کے گرد جمع تھے
और सलमान इधर उधर देख रहा था। दफतन वो चीखा, अरे वो देखो बरामदे में। उसने बरामदे की तरफ इशारा किया जहां शारिक बेहोश पड़ा था। सलमान के साथ 2-3 आदमी दौड़ते हुए उस तरफ आ गए। मरियम भी सर पीटती हुई वहां पहुंच गई। शारिक के एक हाथ में अब भी खंजर दबा हुआ था। मरियम ने झुककर उसके चेहरे को हाथ लगाया। उसका खून आलूद लिबास देखकर मरियम समझी थी कि वो भी खत्म हो चुका है, मगर वो जिंदा था और उसका जिस्म तेज बुखार में फुनक रहा था। उसने शारिक के हाथ से खंजर पकड़ना चाहा तो सलमान चीख उठा, इसे हाथ मत लगाना माई। मुझे इस लड़के पर पहले ही शुबा था कि बड़ा होकर कुछ न कुछ करेगा, लेकिन इसने तो छोटी सी उम्र में ही बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया। मरियम चीखी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसके माँ बाप कत्ल हो गए हैं। वो खुद पता नहीं कब से यहाँ बेहोश पड़ा, बुखार में फुनक रहा है और तुम कहते हो। सलमान ने उसकी बात काटते हुए करीब खड़े हुए आदमियों की तरफ देखा। बोला, खुद ही देख लो भाइयों, इसके हाथ में खून आलूद खंजर है, लिबास खून से तर हो रहा है। मैं तो बहुत अरसे से इसके लक्षण देख रहा था। मुझे यकीन है कि अपने माँ बाप को इसी ने कत्ल किया है और आला कत्ल यही खंजर है जो इसके हाथ में है। मरियम धाड़ी, अरे वो बुखार में फुनक रहा है और तुम कह रहे हो कि इसने अपने माँ बाप को कत्ल किया है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक और आदमी ने झुककर शारिक की पेशानी को छुआ। वो वाकई बुखार में फुनक रहा था। उस आदमी ने कहा, लड़के को बहुत तेज बुखार है, सबसे पहले इसका बंदोबस्त होना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो असल हकीकत का पता नहीं चल सकेगा। सलमान ने कहा, हकीकत वही है जो इस वक्त सबके सामने है। मैं एक वकील हूँ और कानून के तकाजों को अच्छी तरह जानता हूँ। जब तक पुलिस नहीं आ जाती कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। किसी ने जाकर पुलिस को इत्तला कर दी। तकरीबन आधे घंटे के बाद पुलिस पहुंच गई।